नमस्कार साथियों। इस ऑडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे उमा शंकर जोशी और उनकी कविता छोटा मेरा खेत की। उमा शंकर जोशी गुजराती साहित्यकार थे। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं जैसे आलोचना और निबंध में उनका योगदान बहुमूल्य रहा। गुजराती साहित्य के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। स्वतंत्रता संग्राम से भी उनका रिश्ता रहा और वे जेल भी गए। यहाँ हम छोटा मेरा खेत कविता की चर्चा करेंगे। इसमें खेती के हर चरण को कवि कर्म के हर चरण से जोड़ा है। किसान खेत में कार्य करता है, कवि कागज पर कार्य करता है। कागज का पन्ना चौकोर खेत की तरह है। किसान खेती करते हैं, उससे अनाज का उत्पादन होता है। वह अनाज एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन कवि जब खेती करता है, कविता की खेती, तब उससे अनगिनत लोग लाभान्वित होते हैं, अनगिनत लोग पढ़ते हैं। कृषि कर्म के माध्यम से कवि कर्म की तुलना की गई है। कविता प्रतीकात्मक है। काव्य रचना को असंख्य लोग पढ़ते हैं। कवि ने यह बताया है कि खेती बाड़ी से उत्पन्न किए जाने वाला जो अन्न है वह समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अस्थायी होता है, लेकिन उत्तम काव्य कृति, उत्तम रचना अस्थायी तौर पर चिरकाल तक बनी रहती है, सदैव जीवित रहती है। एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इनकी रचना कई वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन आज भी लोग इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। हम आरंभ करते हैं अपनी कविता छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निःशेष। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। कवि के लिए कागज का पन्ना एक खेत है। कवि के जीवन में भावनाओं की आंधी आती है। ऐसी आंधी ज़्यादा देर नहीं रहती। कितने अमूल्य विचार आते रहते हैं, लेकिन लोग लिख नहीं पाते। इसीलिए कवि कागज और कलम साथ रखते हैं कि तुरंत लिख सकें। कोई व्यस्तता में नहीं लिख पाता, कोई आलस्य के कारण नहीं लिख पाता, इसलिए लिखना जरूरी है। जब आंधी आती है, आंधी के समय भावनाओं के द्वारा, हृदय के द्वारा मस्तिष्क में शब्द फूटते हैं। वही शब्द बीज रूप होते हैं, उन्हीं को उकेरा जाता है। जैसे जमीन में खाद देने के बाद फसल अच्छी होती है, उसी तरह कल्पना रूपी खाद से कविता को ऊर्जा प्राप्त होती है। यह रसायन है, कल्पना रूपी रसायन, यही खाद है कविता का। उसी के द्वारा बीज अंकुरित होता है, वह पौधे का रूप लेता है, और पौधा का रूप लेने के बाद उसका बीज समाप्त हो जाता है। संसार में जो भी जितना बड़ा है वह एक बीज का परिणाम है। कविता में शब्द का अंकुरण होता है, उसमें कोमल पत्तियां आती हैं, उसमें पुष्प आते हैं। ये जो पल्लव और पुष्प हैं, ये शिल्प हैं, काव्य के शिल्प, सौंदर्य। इससे कविता का सौंदर्य निखर रहा है। आगे की पंक्तियां हैं। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। फल फूल आने के बाद पौधा झुक जाता है। रस, छंद, अलंकार आदि शिल्प सौंदर्य हैं कविता के। शिल्प सौंदर्य से उसका अलंकार होता है। कविता में अलौकिक रस होता है जो दिखाई नहीं देता और न समाप्त होता है। जैसे श्री रामचरितमानस। मानस को एक किसान भी समझता है, एक विद्यार्थी भी समझता है और एक पीएचडी करने वाला भी समझता है। सभी अपने अपने अनुसार उसको समझते रहते हैं। एक क्षण में उसे रोपा गया, मानस को किसी एक कालखंड के मध्य में रोपा गया, और उससे कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अपने अपने स्तर से उसको समझ रहे हैं। रोपाई क्षण की,
कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। कितने व्याख्यान दिए जा रहे हैं, कितने दिए जाएंगे, लेकिन कभी भी वह समाप्त होने वाला नहीं है। उसके अर्थ आते रह रहे हैं, लोग उसे समझते जा रहे हैं। हम एक क्षण में रोपते हैं, लेकिन अनंत काल तक वह जीवित रहती है। बचपन में हम सब ने दो बैलों की कथा पढ़ी थी। उस समय इस कहानी का सारांश था, पशु भी प्रेम का भूखा होता है। बड़े होने के बाद भी हमारे पाठ्यक्रम में यह कहानी थी। उस समय हमें यह बताया गया कि यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से जुड़ी हुई थी। कहानी के सभी पात्र स्वतंत्रता आंदोलन के पात्रों को चित्रित कर रहे थे। एक ही कहानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ प्रस्तुत कर रही है। यही है रस, जो कभी समाप्त नहीं होता है। अपने अपने अनुसार, अपनी बुद्धि और अपने विवेक के अनुसार लोग इसे समझते हैं। इसीलिए कहते हैं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। कविता में रस होता है जो कवि के द्वारा भरा जाता है। इसीलिए तो कवि ने स्वयं को ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि में 6 रस हैं और कवि की रचना 9 रसों की होती है। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। कविता में अक्षय रस होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। रस बढ़ते जाता है। अक्षय का मतलब जिसका क्षय न हो पाए। जैसे महाभारत में अक्षय तुणीर था अर्जुन के पास, श्री राम जी के पास भी था। अक्षय पात्र था महाभारत में द्रौपदी के पास। अमृत धारा फूटती है, लोग उसका आनंद लेते हैं। काव्य रचना का रस सदा भरा रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। लाखों लोग उसका आनंद उठाते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। कवि के द्वारा पैदा की गई कविता चिरस्थायी रहती है। एक चौकोर पन्ना ही कवि के लिए खेत है। अंधड़, अंधड़ अर्थात भावनाओं की आंधी। भावनाओं की आंधी आती है और एक क्षण में शब्द बन गए। मन में जो विचार आते हैं वे क्षण भर के लिए आते हैं, वे हमेशा नहीं रहते। जिसकी कल्पना जितनी तेज है वह उतना ही बड़ा शायर, उतना ही बड़ा चित्रकार, उतना ही बड़ा लेखक होता है। कल्पना के खाद में उस बीज को बोया गया, वह बीज कलम के द्वारा कागज पर उकेरा गया। जब पौधा निकलता है तब बीज समाप्त हो जाता है। उस पौधे से अब कितने ही नए बीज बनेंगे, कितने ही अर्थ निकलेंगे। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कई बीज उत्पन्न होंगे, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसके कई अर्थ निकाले जाएंगे। रस, छंद, अलंकार, ये सब उसकी पत्तियां और फूल हैं। उसका अर्थ फल है। उस फल का रस अलौकिक है, अर्थ का रस अलौकिक है, जो दिखता नहीं है। रसगुल्ला खाए बिना उसका स्वाद पता नहीं चलता, लेकिन इस रस को अंदर ही अंदर चखा जाता है। काव्य के रस को अंदर ही अंदर चखा जाता है। बीज एक क्षण की रोपाई है और कई समय की कटाई है। अगर लोग नहीं खाएंगे तो अनाज सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कविता की कटाई हजारों वर्षों तक होती है। असंख्य लोग इसकी कटाई करते हैं। कितना भी लुटाते रहो, इसके रस में कमी नहीं आती है। यह थी हमारी कविता छोटा मेरा खेत। कविता समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।